हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के सार को समझेंगे और इस पाठ से संबंधित पहले प्रश्न को हल करेंगे। यह एक एकांकी है और एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला, यानी एकांकी वो होते हैं या साहित्य की वो विधा है जिसमें एक दृश्य या एक अंक में या एक सीन में जो पूरी कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे नाटक में दृश्य बदलते हैं या सीन बदलते हैं, वैसे एकांकी में सीन नहीं बदलते हैं। तो इस एकांकी में एक ही अंक है, एक ही दृश्य है और इसके मुख्य पात्र हैं रामस्वरूप, जो कि उमा जो मुख्य पात्र है इस एकांकी के, उसके पिता हैं, प्रेमा जो उमा की माँ है और उमा इनकी बेटी है और इस एकांकी का मुख्य पात्र भी है। इस एकांकी का चौथा पात्र है गोपाल प्रसाद और शंकर तथा नौकर। शंकर जो है वो गोपाल प्रसाद जी का बेटा है और ये दोनों ही उमा को देखने के लिए आते हैं। एक अन्य पात्र है रतन, जो रामस्वरूप जी का नौकर है। यह एकांकी जो है वो दहेज की समस्या और लड़कियों की समाज में स्थिति को उजागर करता है, मतलब लड़कियों की समाज में क्या स्थिति है। इस एकांकी की शुरुआत में लड़की के पिता रामस्वरूप और माता प्रेमा को लड़के वालों के घर पर उनकी लड़की उमा को देखने आने पर तरह तरह की तैयारियां करते हुए दिखाया गया है। इस काम में उनका नौकर रतन भी उनकी सहायता करता है। उनके वार्तालाप से, उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनकी बेटी उमा को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है और वो मेकअप वगैरह को पसंद नहीं करती और वह जैसी है वैसी ही सबके सामने दिखना चाहती है। वहीं उनके पिता रामस्वरूप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, लेकिन वे समाज की दकियानूसी और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने से डरते हैं। मतलब उन्हें समाज का भय है, समाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बातों से पता चलता है कि वे अपनी बेटी के ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की बात को लड़के वालों से छिपा रहे हैं, क्योंकि लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू के रूप में जो है लड़की नहीं चाहिए। इसके बाद एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर का प्रवेश होता है। मतलब वो उसको देखने के लिए घर में आते हैं, जिनकी बातों से पता चलता है कि वे खुद बहुत पढ़े लिखे और ऊंची सोसाइटी से संबंध रखने वाले हैं तथा पेशे से वकील हैं। और उनका जो बेटा शंकर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है और जो सीधा नहीं चल सकता, वह भी बीएससी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में होशियार नहीं है। गोपाल प्रसाद जो हैं वो विवाह को बिजनेस मानते हैं, क्योंकि वो रामस्वरूप जी से बात करने के बाद, मिलने के बाद कहते हैं कि चलिए बिजनेस की बात हो जाए। और खुद के और अपने बेटे के अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद कम पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर में मेम बनकर रहेगी। गोपाल प्रसाद जी की नज़र में लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई एक बात नहीं है, मतलब वो उनको बराबर नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तो गृहस्थी का काम कौन करेगा। गोपाल प्रसाद के अनुसार कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है, यानी उच्च शिक्षा का अधिकार उनके हिसाब से सिर्फ मर्दों को होना चाहिए, औरतों को नहीं। इसके बाद एकांकी में उमा का प्रवेश होता है। उमा हाथों में पान की तश्तरी लिए आती है। तश्तरी मतलब प्लेट लिए आती है। उसने सादे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी गर्दन झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद उमा के कमरे में प्रवेश करने पर उसे आंखें गढ़ाकर, और जो उनका बेटा है शंकर, वो आंखें छिपाकर उसे ताकता है। उमा को चश्मा पहने देखकर दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि चश्मा जो है पढ़ने से लगा है।
तब राम स्वरूप बात को छिपाते हुए कहते हैं कि पिछले महीने उमा की आँख दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ रहा है। उमा उनके सामने खरीदे जाने वाली वस्तु की तरह अपने हुनर का प्रदर्शन करती है, लेकिन जैसी उसकी नज़र शंकर के चेहरे पर पड़ती है तो वह गाते गाते एकदम चुप हो जाती है। उधर गोपाल प्रसाद उमा से उसकी सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग और घर के अन्य कामकाज कर लेने की काबिलियत के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन उमा कोई जवाब नहीं देती। इस बार गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि उमा बोल नहीं सकती है। तब रामस्वरूप जी कहते हैं कि उमा शर्मा रही है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उसे भी कुछ मुंह खोलना चाहिए। इस पर उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में जवाब देती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। यानी जब निर्जीव वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है तो बेचने वाला उस बेची जाने वाली वस्तु से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। मतलब आप एक लड़की को इस तरह से उसको खरीदने के हिसाब से आप उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, यानी उसके बैठने का तरीका, चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसके अंदर क्या क्या काबिलियत हैं, वो क्या क्या पका बना सकती है, वो क्या और उसके अंदर काबिलियत हैं जो गृहस्थी को अच्छे चलाने के लिए होने चाहिए। तो इस तरह से देखना, परखना, वो सब बातें एक लड़की के लिए कितनी दुखदाई हो सकती हैं, इसकी समझ उन लोगों को नहीं थी। क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं? उमा कहती है कि क्या वो मतलब लाचार हैं जैसे भेड़ बकरियां होती हैं। इस पर गोपाल प्रसाद गुस्से में राम स्वरूप से कहते हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? इस पर उमा तेज आवाज़ में जवाब देती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और फिर वह शंकर की पोल खोलते हुए बताती है कि वह एक आवारा लड़का है जो लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। हॉस्टल की बात आने पर गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि उमा भी कॉलेज में पढ़ी है और बीए पास है। इस पर गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को बोलते हैं कि आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। तब उमा जवाब देती है कि मैं कॉलेज में पढ़ी लिखी हूँ और मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन अपने बेटे से पूछिए कि यह किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागा था। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? अब यहाँ पर इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता का पता चलता है, क्योंकि जो शंकर है उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है और हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे शरीर का आधार होती है, बेस होती है। अगर उसमें बाल बराबर भी क्रैक आ जाता है या कुछ खराबी हो जाती है तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए लाचार हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं। इसलिए इस शीर्षक को जो रखा गया है रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सार्थक रखा गया है और शंकर की रीढ़ की हड्डी को झुका हुआ दिखाना, यानी उसका अपने जीवन का कोई आधार नहीं है, उसके अपने कोई विचार नहीं है, वो जो है उसके जो भी विचार हैं वो रूढ़िवादी हैं, दकियानूसी हैं, उसके खुद के चरित्र में कुछ भी खासियत नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की चाहता है जो हर तरह से परफेक्ट हो, काबिल हो और उसकी घर गृहस्थी को संभाल सके। तो इस तरह से ये जो एकांकी है ये दहेज जैसी समस्या के साथ साथ लड़कियों का जो समाज में जो स्थिति है उसको भी ये उजागर करता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी
के पाठ से पहला आपका प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? मतलब वो बार बार अपने ज़माने की बड़ाइयाँ करते हैं और जो ज़माना वर्तमान का चल रहा है उस पीढ़ी की और उन बच्चों की उनसे तुलना करते हुए अपने आप को वो सुपीरियर बताते हैं। तो लेखक पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी तुलना करना मतलब तर्कसंगत है, लॉजिकल है? उत्तर, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। मतलब समय के साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती, यानी उस समय जो क्वालिटी होती थी चीज़ों में वो आजकल की चीज़ों में इतनी नहीं रही। उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, यानी बदलता रहता है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तर हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे।